नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। महोदय, पहले विश्व युद्ध के बाद जितने पूंजीवादी देश थे वे करीब करीब खत्म होकर के सिर्फ 4 देश रह गए थे जो नाम गिनाने लायक थे। ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और फ्रांस, ये 4 राष्ट्र थे। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सब देश इतने कमज़ोर हो गए कि दूसरी श्रेणी में आ गए। सिर्फ एक अमेरिका रह गया और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आगे का समय आने वाला है, निश्चित रूप से अमेरिका की वह शक्ति आगे जाकर नहीं रहेगी, क्योंकि संसार में जो गरीबों की शक्ति बढ़ रही है उस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। कोई पार्टी या सरकार बीच में जाकर भले ही कुछ देरी लगाए, कुछ गड़बड़ी फैलाए, लेकिन उस शक्ति को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। यह बात निश्चित है। यही वजह है हम लोगों ने देखा, जहां पहली लड़ाई के बाद एक सोवियत रूस का राज्य कायम हुआ था, तब से हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में, टर्की में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और वह पनपते पनपते दूसरा विश्व युद्ध आते आते यह स्थिति हो गई कि सिर्फ रूस ही समाजवादी देश नहीं रहा, बल्कि और भी कितने समाजवादी हो गए और भी कितने राज्य स्वतंत्र हो गए। यह भी हम लोगों ने देखा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों शक्तियों के टकराव में जो गरीबों की शक्ति थी, मजदूरों की शक्ति थी, काम करने वालों की शक्ति थी और दूसरी पूंजीवादी शक्ति थी, उसमें जो कमज़ोर शक्ति थी वह कमज़ोर होते हुए भी आगे बढ़ रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिका की शक्ति का भी ह्रास होगा और अभी जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुई हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि उनकी शक्ति दिनों दिन कम हुई है। लेकिन यह भी सही है कि इसमें रूस का भी हाथ है। रूस ने इधर बांग्लादेश के समय या उसके पहले भी और इस वक्त भी, यानी इजरायल और अरबों के युद्ध के समय भी जो भूमिका अदा की, उसमें रूस ने अच्छा काम किया। इस बात को हम मानते हैं। अभी रूस की तरफ से ब्रेज़नेव आए थे और इस सिलसिले में जो समझौता हुआ है उस समझौते को भी हम अच्छा समझौता समझते हैं और इस माने में अच्छा समझते हैं क्योंकि हिंदुस्तान जब आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो अपने को मजबूत करने के लिए अगर कोई उपाय करता है तो वह ठीक करता है। लेकिन एक दोष हिंदुस्तान में भी है और वह दोष यह है कि हिंदुस्तान के लोग इतने भावुक हैं कि वे अपनी भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और इतने बह जाते हैं कि जितना उन्हें नहीं बहना चाहिए। चीन के साथ जब संबंध कायम हुए थे तो उस समय भी वे लोग अपनी भावना में बह गए थे और अंत में तिब्बत को खो दिया, जो हिंदुस्तान के लिए पीछे एक सिरदर्द का कारण बन गया। और अभी इसके पहले भी दोनों सरकारें संगठित थीं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इधर देश के सामने जो स्थितियाँ आई हैं और विशेष रूप से
आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत जो हमारे देश में स्थिति आई है उससे देश के सम्मुख एक प्रश्न आ गया है और वह प्रश्न यह आया है कि यह देश और इस देश के नेताओं में किसका फैसला होना चाहिए और किसका फैसला प्रमुख होना चाहिए। पिछले दिनों का अनुभव यह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी प्रगतिशील विधेयक या कानून आए हैं उनको लेकर हमेशा जो हमारी अदालतें रहीं उन अदालतों ने जनता के विरुद्ध फैसला दिया। हम इन विधेयकों द्वारा जनता की सेवा करना चाहते थे। कल ही बीड़ी वर्करों के संबंध में जो चीज़ हमने पास की है 1966 में हमने इसी संबंध में यानी बीड़ी वर्करों और सिगार वर्करों के संबंध में कोई कानून पास किया था, लेकिन उसको भी वहाँ रोक दिया गया और इस तरह से यह मामला 6-8 वर्षों तक लटका रहा। सवाल यह है कि इस समय हम क्या अपने देश में ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं कि इस सभा को, जिसको आप संसद कहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसको संविधान में संशोधन करने के संबंध में मौलिक अधिकार होने चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है। समाज का इतिहास बढ़ता है। समाज के इतिहास में कभी आदिम प्रथा आई और उसके बाद पूंजीवाद का युग संसार में आया। अब संसार में दूसरा युग आ गया है। अब संसार में इधर उधर परिवर्तन आ रहे हैं और वह एक समाजवादी प्रणाली की ओर जा रहा है। यह प्रणाली यह है कि जिस प्रकार से समाज का उत्पादन क्रम होता है, सारे का सारा समाज जब मेहनत करता है, उत्पादन करता है, तो उसका स्वामित्व सारे समाज को मिलना चाहिए। आज जो बड़ी विडंबना है वह विडंबना यह है कि उत्पादन प्रणाली में सारा समाज हिस्सा लेता है, लेकिन उसका लाभ थोड़े ही मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होता है। यह जो राज्यसभा या लोकसभा है, जो संसदीय प्रणाली है, उसका मूल तत्व यह है कि हम जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार दें और अदालतों को अधिकार ना रहे। अदालतों के जजों को यह अधिकार ना रहे कि वह जब चाहे हमारे कानूनों को तब्दील कर दें। जनता के प्रतिनिधि जिस चीज़ को स्वीकार करते हैं उसको वे नामंजूर कर देते हैं। इसके संबंध में हमारी जो मांग है वह यह है कि संविधान में संशोधन करने के संबंध में अक्सर लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल आया करते हैं उनका मूल तत्व यह है कि जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाए और उनको प्रभुत्व दिया जाए। इसके संबंध में एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। इस संबंध में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक नए भारत का निर्माण करें। वह सपना हम देखते हैं। महोदय, सरकार के पास इस साल की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल की रिपोर्ट क्या सरकार बताएगी कि पिछले 3 सालों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग गर्मी से मरे हैं। ठीक है, अभी की रिपोर्ट मान लेते हैं कि नहीं है। अभी के लिए कह सकते हैं कि मेरे पास तो रात को ध्यानाकर्षण आया है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन क्या सरकार यह बताने के लिए तैयार है कि विगत 3 वर्षों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग लू से मरे हैं। जो रैन बसेरा योजना के बारे में कहा गया कि गरीबों के लिए यह योजना चलाई जाएगी और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में चलाई जाएगी।
उस रैन बसेरा योजना का क्या हुआ? यह जो रेडियो और प्रसारण का विभाग है, क्या इसका यह दायित्व और फर्ज नहीं हो जाता है कि लोगों को ऐसे समय में चेतावनी दे, जिस तरह से कहीं अगर तूफान आने वाला होता है तो उसकी चेतावनी वह देता है कि तूफान आने वाला है, सचेत हो जाओ। ऐसे ही अगर भयंकर शीतलहर चलने वाली हो तो क्या उस जगह के लोगों को वह यह नहीं बतला सकता है कि भयंकर शीतलहर आने वाली है? आप लोग अपने बचाव का उपाय करें। ये सारी समस्याएं हैं जिनके संबंध में मंत्री महोदय जवाब दें और इसको गंभीरता से लें। स्टॉप।